मॉर्निंग में ड्यूटीज के इश्यूज हैं। टाइमिंग का कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगी। जस्ट सारे सेशन इंटरेक्टिव नहीं होंगे। 52 पेपर्स हैं और उनकी क्लासेस बनाएं तो कोई 100+ बन जाएंगे ना। और फिर इंटरेक्टिव सेशन में ही होता है जो क्यूरी आपकी है, वो फिर वो हर एक की क्यूरी नहीं होती। फिर आपको समझाने में जो टाइम लगता है वो सबका लगता है। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही यार। मैंने पहले बता दिया था जूम पे क्लास होगी, ट्यूटोरियल ले लेते यूट्यूब से एक, कैसे इसको यूज करना है। अब ये जो जब आवाज नहीं आती तो ना आप माइक सही से नहीं लगाते या सिस्टम सेटिंग में कोई मसला हो जाता है, तो ट्यूटोरियल फिर भेज दूंगी एक यूट्यूब का पे। जिनको आवाज नहीं आ रही उनका मैं क्या करूँ अब। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इंटरेक्टिव भी होंगे? नहीं, सारे इंटरेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जहाँ इंटरेक्शन की जरूरत होगी, कंट्रोवर्सीज में, कुछ क्वेश्चंस में, तो वहाँ हमारे ना ओकेजनली इंटरेक्टिव सेशंस होते रहेंगे। लेकिन ये जो नया पूल ऐड हुआ है ना, वो मेरा दिल है कि वो मैं इंटरेक्टिव जरूर लूँ ना। वो काफी थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा है उसकी ऑप्शंस ना। अच्छा नहीं मैडम, मैं पूछ रही हूँ जिस तरह हम आज ये वाला पेपर कर रहे हैं तो सारे पेपर्स क्या इसी तरह 5 to 8 PM पे करेंगे? अगर किसी की नहीं कोई क्लास में हो जाए तो कैसे करेंगे? नहीं, देखें, अगर आप अटेंड करते हैं लाइव तो ठीक है। अगर नहीं करते तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी अपने टाइम जोन में, जो भी आपका कंफर्ट जोन है आप ऑन करके सुन लें। वो सुनने के बाद आपको लगता है नहीं ये पॉइंट फिर भी क्लियर नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें और डिस्कशन वाले ग्रुप में डाल दें। तो फिर मुझे टैग कर दें, मैं देख लूंगी, बता दूंगी। डिस्कशन ग्रुप में 2 होंगे ना, एक तो वही जो 24 घंटे ओपन है, और एक होगा जो कि आपका स्पेसिफिक होगा जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो डिस्कशन हो जाएगी, नो वरीज। और जो भी आपको अपना सुटेबल टाइम लगे आप क्लास सुन ले, वो भी मसला नहीं है। टाइमिंग का भी मसला नहीं है, बट ये मसला जरूर रहेगा कि इंटरेक्टिव सेशन में लाइव अगर लेना है, 50% कहेंगे दिन, 50% कहेंगे रात, 50% कहेंगे शाम। तो कुछ लोगों को कभी ना कभी जो है ना मसला होगा। चलें थोड़ी गॉसिप्स कर लेते हैं, जनरल बातें हैं पहले तो। बेस्ट वे एग्जाम की तैयारी का। मुझे पता है आप सब अच्छे लोग हो, आप सब ने एक दफा थ्योरी पढ़ ली होगी अगर मैं अच्छी उम्मीद करूं, लेकिन फिर भी जो कुछ हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आखिरी दिनों में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि अब तैयारी एग्जाम फोकस्ड करें बिल्कुल, और अपने आप को म्यूट भी कर लें, अनम्यूट तभी करें जब मेरी आवाज ना आए, कोई मसला हो, ठीक है, या कोई बात करनी हो। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं, ठीक है। तो इनसे हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो अच्छा तरीका यही है कि एग्जाम का कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे जंग जीत रहे हो वो उसकी क्या हिकमत अमली है ना, अपने सिलेबस का पता हो, ठीक है। और एक तैयारी होती है जिसमें आप बड़ा वास्ट चले जाते हो, मतलब एक एमसीक्यू किया, 5 ऑप्शन है, 5 की ऑप्शन बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओगे, तो इस तरह एक पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं और 52 पेपर्स हैं, हर पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं, ये तो हजारों क्वेश्चंस हो गए ना। तो अब फिर आप अपना जो फोकस है वो खो दोगे, और इस तरह ऐसा करने से 60 डेज में मेरा ख्याल है कि हार्डली 3 या 4 पेपर कर सकोगे। तो करना क्या है, हमने एग्जाम फोकस्ड रहना है, जो एग्जाम में जो स्टाइल है उसी को फॉलो करना है। नॉलेज फोकस बातें जो हैं वो भी होती रहेंगी, लेकिन हम एम्फसाइज करेंगे कि कुछ ऐसी टिप्स हों, बज़वर्ड्स हों, कुछ ऐसी डीडीज हों कि एग्जाम क्लियर हो जाए इन 60 डेज में, ठीक है। और ये जो मेथड है ना, इसको कहते हैं रिट्रोग्रेड लर्निंग। मतलब आपको एक दिया जाता है प्रॉब्लम, अब मैं सबको कर दिया म्यूट, प्रॉब्लम हो किसी को तो चैट बॉक्स यूज करें। तो ये जो रिट्रोग्रेड लर्निंग का तरीका है ना, ये अच्छा तरीका है जब आपने कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है या अच्छा क्वालिटी का पढ़ना है। लेट्स सपोज एक एमसीक्यू हम हल कर रहे हैं,
लेट्स सपोज वो C+ का ही है, उसमें उन्होंने बोला है कि इसका सेंसिटिविटी के लिहाज से अच्छा टेस्ट कौन सा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, या ट्रिपोनोमल टेस्ट कौन सा है, नॉन ट्रिपोनोमल कौन सा है। तो वो जब हम MCQ पढ़ेंगे, एक तो हम C+ पढ़ेंगे, भाई ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी ये स्टेजेस हैं, ये इनके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट है, और बस ये हमारा एक दफा एक टॉपिक कवर हो गया। बट अगर हम इसका MCQ लेते हैं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक ये पूछा है कि भाई इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से, फटाफट बुक खोली या कार्ड्स खोले और देख लिया और बस मूव ऑन। तो इस तरह करने से जब आप चीजें ढूंढोगे, स्क्रीन करोगे, तो वो ज्यादा आपके माइंड में रजिस्टर होंगी। और यकीन करिए C+ पे जो टॉपिक है ना एग्जाम में, पिछले 10 सालों में जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो टिपिकली हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, माँ में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, प्रेगनेंसी में कौन सी देनी है, नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में कौन सी देनी है, एलर्जी रहे तो क्या करना है, एंड दैट्स ऑल। वो इसी पे घूमते रहते हैं हमेशा, डिफरेंट सिनेरियोज ऐड कर देंगे बट थीम यही रहेगी। तो हमने एग्जाम फोकस्ड वे में इन्हीं चीजों को ही पढ़ना है बार बार, कि कब ये सब चीजें होंगी अलॉन्ग विद दिस, कि कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, राइट। तो ये रिट्रोग्रेड लर्निंग है कि जब हम 200 क्वेश्चंस करेंगे हर पेपर के, तो हम उसमें जो कीज आ रही हैं उनको हमने क्यों चूज किया है और क्या रीजन है, तो फटाफट उसके जो है समरी पॉइंट्स, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। और ऐसा करने से वो चीजें आपके माइंड में रजिस्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आवाज नहीं क्लियर आ रही? अच्छा, ये जो आवाज का क्लियर ना ना मसला है ना, ये हमेशा एक दो स्टूडेंट्स को रहता है इंटरेक्टिव सेशन में, आपकी सिग्नल्स का मसला होता है, आपकी माइक का मसला होता है, और कभी कभार मेरा अपना भी मसला होता है। तो सबको नहीं सुनाई दे रहा तो फिर मेरा मसला है ना। चलें, कहा आपने कह दिया भाई आवाज मेरी क्लियर आ रही है, फिर जिनकी नहीं क्लियर आ रही उनके लिए टिप्स ये हैं कि दे शुड चेंज देयर माइक, या दे शुड चेंज देयर वाईफाई। ठीक है, चिपक जाओ जाके रूटर के साथ। ओके, सर्दियां हैं वैसे हीटर के साथ भी चिपको, ऐसी जगह एडजस्ट करो कि टेम्परेचर ठीक रहे। आप कंफर्ट में होंगे तो भाई फिर कुछ पढ़ोगे ना। तो ये रिट्रोग्रेड लर्निंग का तरीका है ना, ये फाइन ट्यूनिंग कर देता है। इसमें आप बज़वर्ड्स को समझने लग जाते हो और कीज को एक्सक्लूड कर सकते हो या उनको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इन 60 डेज में ऐसे ही पढ़ना है। मेरा जो रेगुलर थ्योरी का सेशन है, इट इज अबाउट टू एंड फॉर फ्यू ग्रुप्स, कुछ लोगों के लिए चल रहा है, बट वो और 60 डेज हमें कम पड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो कि एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम पास करने वाली स्ट्रेटजी शॉर्ट टाइम में है वो यही है, रिट्रोग्रेड लर्निंग, जितने मैक्सिमम रिकॉल्स को सॉल्व करो, ठीक है। और रिकॉल सॉल्व करते हुए जो डिफिकल्टीज होती है उनके मुताबिक अपनी टेक्स्ट थ्योरी पढ़ो, ठीक है। और इससे यकीन करें बहुत अच्छी आपकी ग्रिप होती है। मतलब तो आपको आवाज आ रही है मैडम? मैं डॉक्टर कायनात बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी कायनात। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछ रही हूँ रिट्रोग्रेड लर्निंग का से आपका मतलब है कि यानी हम MCQs करते जाएं और साथ साथ उसकी थ्योरी और वो मतलब जो उसके पॉइंट्स हैं वो हम मतलब उसको वो करते जाएं, क्राम करते जाएं, इस तरह से आप कह रही है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सही। कायनात आपका तो एग्जाम आई थिंक मार्च में है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तुम्हारे पास तो फिर मजे हैं ना, फॉर 90 नहीं 100 इतने डेज हैं। तो लेकिन वो बस ये उन लोगों चले, के लिए है जिनका 60 डेज बाद एग्जाम है, मतलब FCPS वाले। ठीक है। हाँ, ठीक मैं एक्चुअली प्रिपेयर अपने आप को 60 डेज के हिसाब से कर रही हूँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। चले ठीक है। हाँ अच्छा, जी। एक तो ये रिट्रोग्रेड लर्निंग हो गई है। दूसरा रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन करें कैसे, ठीक है। तो रिवीजन करने की कुछ मेरी स्ट्रेटजीज हैं, यू लाइक देम यू कैन फॉलो देम, ठीक है। जैसे जैसे एक पेपर कर रहे हैं, आज करना है इंशाल्लाह 24 अगस्त का पेपर। तो इस पेपर में जितनी चीजें आएंगी ना मुझे सुनते हुए, या जो आपको कार्ड्स मिलेंगे कार्ड्स के ग्रुप में, वो देखते हुए आपने जो चीज नोट करनी है पेपर वाइज नोट कर लें। मतलब आपको पता हो कि 2021 के पूल में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब कर ही रहे हो रिकॉल्स तो फिर कितने किस तरह करोगे, मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि रिवीजन नोट्स बनाएं पेपर वाइज, ठीक है। तो इस लेकिन ये रैंडम होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो
और 60 डेज हैं, 65 डेज हैं, चलो मैं कह दूं 70 डेज हैं, बट 5-6-10 दिन तो कहीं भी नहीं जाते ना, मतलब बीमार हो गए, मेहमान आ गए, मूड नहीं है, लड़ाई कर ली किसी से, बच्चा बीमार है, छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए मैं 60 डेज कह रही हूँ। एग्जाम तो आप लोगों का 8 को है, तो भाई वो 8 दिन हो गए माइनस, 8 1 दिसंबर है। चलो बच्चों, तो आपने ना दूसरा काम ये करना है कि जो आपका स्टडी रूम है, ये लग्जरी हर एक को तो नहीं अवेलेबल होती स्टडी रूम वाली, लेकिन जहां भी आप पढ़ते हो उसमें कुछ दीवारें होती हैं, उन दीवारों को प्रॉपरली यूज करें, ठीक है, इन 60 डेज में। तो वो दीवारों में तो जितने चिपका देते हो ना, वो जाते उठते बैठते नजर आती रहती हैं, ठीक है। जैसे आपको लेट्स सपोज इन्फेक्शन तंग करते हैं, तो इन्फेक्शन रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिख दें कि ये पेनलेस अल्सर हैं, ये पेनफुल अल्सर्स हैं, ये बायलैटरल हैं, ये यूनिलैटरल हैं, ठीक है। बस एक लिस्ट बन गई, बस 2-4 दफा देखोगे याद हो जाएगी, फिर आप उसको रिवीजन वाल को चेंज भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। मतलब एक चीज रट गई है तो बस उठा के उसको फोल्डर में डाल दो, दूसरी चीजें चिपका दो, ठीक है। तीसरा ये है कि ये जो परसेंटेज आती है एग्जाम में, ये 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के ना, कि इसका इंसिडेंस बता दो, इसकी रिकरेंस बता दो। ये अभी इस पेपर में भी आएंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी काफी कम है, और आपके ओवरऑल जो परसेंटेज है उस पर इम्पैक्ट बहुत डालते हैं, तो याद भी करने हैं। तो इनका तरीका ये है कि परसेंटेज उठा के बुक ही अलग कर लो, मतलब जो परसेंटेज आ रहा है ना रिकॉल में, और रिकॉल की परसेंटेज की बात ये है कि ये वो ही आता है, रिपीट होता रहता है, ट्रू नॉट क्या है, नक्कल कार्ड क्या है, उसका इंसिडेंस बता दो, पीपीएच का बता दो, एपीएच का बता दो, उसमें आईयूडी होगी, उसमें कितनी मोर्टेलिटी होगी, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैं थक गई हूँ इनके रिकॉल्स कलेक्ट कर करके, समटाइम तो मुझे लगता है कि पेपर ही पुराना है, फिर मुझे लगता है नहीं नहीं ये नया पेपर है, ठीक है। आज मैं जब कल 24 अगस्त का पेपर कंपाइल करी थी अपनी टीम के साथ, जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके साथ मिलके, तो वो सब कह रहे थे कि मैडम ये है तो सारे इनसाइड से ही, थोड़ी ऑप्शन चेंज है, तो वही चीजें आनी थी बार बार, ठीक है। हाँ 25 अगस्त में थोड़ी डिफरेंट थी चीजें, 2 पेपर हुए हैं ना, 24 को है, 25 को है। तो बेसिकली परसेंटेज ना वो काफी रिपीटेड होते हैं, तो अच्छी बात ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने बहुत रेयर इंसिडेंसेस नहीं लिखने, जो जिनकी लॉजिक बनती है, जिन पे आपकी कॉमन सेंस कहती है, उन परसेंटेज को ऐड करें, अपनी इसकी बुक की अलग कर लें, ठीक है। और एक लास्ट मिनट फोल्डर बना लें। हाँ लास्ट मिनट फोल्डर हमेशा एग्जाम से 7 दिन पहले एक होता है ना शॉक का फीचर आता है, जिसमें आपको लगता है सब चीजें अमनीजिया हो, हर चीज अमनीजिया हो गई है और अमनीजिया में चले गए हो, कुछ नहीं आ रहा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेरे साथ तो ये होता था। तो इस बुरे वक्त के लिए ना, ये आखिरी जो 7-8 दिन है, ये भी तो गुजारने हैं ना, और अच्छे गुजारने हैं, ऑब्वियसली रिवाइज करना, इतनी एफर्ट की है, तो इन बुरे दिनों के लिए एक फोल्डर बना लो, क्योंकि एक कुछ चीजें तो भूलनी ही होती हैं हमेशा, ठीक है। उन बुरे दिनों के लिए आपको पता है आपके लिए क्या चीज बुरी है, नहीं समझ आती, हमेशा भूलते हो, और वो भूलोगे भी, वो आएगी भी पेपर में। तो वो चीजें जो है ना, अपने आपने कहना भाई ये तो भूलने वाली है, ये तो मैंने नोट करनी है। अब देखो हर चीज लिख दोगे तो फिर वो क्या लास्ट मिनट फोल्डर, वो तो फिर नहीं हुआ ना, ठीक है। और nobody can make it for you, only you know about yourself। आप कहते हो ना, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है हुदा, मैं हमेशा उसको सदफ कहती हूँ। मैंने उस बच्चे, मैं पता नहीं क्यों उसको सदफ कहती हूँ, आई डोंट नो। तो बड़ी अच्छी बुक बच्ची है, उसकी बुक भी है एक काउंसलिंग के लिए, बड़ी अच्छी, वो कलर हाथ से लिखती है। चलो जब बाइबर टॉक्स में जाओगे तो फिर देखोगे। तो ना मैं उसको, मतलब मेरे माइंड में रजिस्टर हुई है ना ये बात, तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, तो लास्ट मिनट के लिए ये एक फोल्डर बना के रख लो। अब इस फोल्डर में ऐड क्या करना है, वो साथ के साथ जब हम इंशाल्लाह अपना पेपर स्टार्ट करेंगे तो मैं बताती भी रहूंगी कि ये चीज है लास्ट मिनट वाली, ये चीज है वाल वाली, और ये चीज है परसेंटेज की बुक वाली, ठीक है। चलो बुक्स कौन सी हैं भाई, बुक्स यही है, ये इतनी प्यारी बुक है ना, बस क्या कहूँ मैं, ठीक है। इसको 10 दफा पढ़ो, ये 10 दफा नई तरीके से आपके सामने आती है। मैंने ड्यूहर्स भी पढ़ी ऑब्वियसली, मैंने हायरिक्स भी पढ़ी है, जेफ कैट, शॉस, हर चीज पढ़ ली है। एफसीपीएस की हुए 3-4 साल हो गया और पढ़ा ही रही हूँ, तो बुक्स पढ़नी पड़ जाती हैं और पढ़ने का शौक भी है। बट मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है ना, वो ये है कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है, वेदर यू आर आईएमएम स्टूडेंट्स, वेदर यू आर एफसीपीएस स्टूडेंट्स, वेदर यू आर एमसीपीएस स्टूडेंट्स, ये बुक तो बस ये समझे हमारी बाइबल है, ठीक है। हाँ इसमें का पुरानी इसकी थोड़ी सी बातें हैं कि कुछ गाइडलाइन हैं जो इसमें उन्होंने अपडेट नहीं की, लेकिन वो कुछ है ना, पूरी तो नहीं है। और जो कुछ हैं जैसे सर्विक्स के प्रॉब्लम्स, ओवरी के प्रॉब्लम्स, प्रीटर्म प्रीमेच्योरिटी के प्रॉब्लम्स, सिन के प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो फिर वो आपको कार्ड्स मिलते रहेंगे, वो मैं बताती रहूंगी कि ये ईबीएम से, ठीक है। और देखिए कुछ चीजें ईबीएम में रॉन्ग भी हैं,
गलतियों से पाक किताब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, सवाए एक किताब के, जो हमारी किताब है, इल्हामी किताब। ठीक है, बाकी भी कमेंट नहीं कर रही मैं, हर फिरके के लोग हैं और मजहब के लोग हैं, बट हमारा बीइंग मुस्लिम ये बिलीव है कि कुरान जो है ना गलतियों से पाक है, तो बस वही एक किताब है जो गलतियों से पाक है। बाकी सीबी में भी कुछ काफी गलतियां, जैसे वो डंपा का जो है सब वो कहते हैं कि कब रिपीट करनी है, गाइडलाइन कहती है 12 वीक के बाद, ये कहते हैं 10 वीक के बाद ना, फिर अब तंग होते रहते हैं। कुछ चीजें आएंगी इसमें, कुछ एंटीबायोटिक्स के मसले हैं इसमें। आई विल टीच, मैं बता दूंगी, ठीक है, कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, बाकी तो पूरी ठीक है ना। और साथ में वो आप कार्ड्स करें, ठीक है, कार्ड्स भी मिलते रहेंगे, समरी बुक्स हैं, लेकिन 60 डेज में सबसे बेहतर बात ये ना कि कोई नया पंगा नहीं लेना। नई किताब आ गई है, बस ये पढ़ लें, ये कोई समरी बुक आ गई है, ये एडिशन अपडेट हो गया, प्लीज एडिशन भी अपडेट हो जाए ना, मत पढ़ें। आपकी पेज मेमोरी बनती है आपकी बुक से, और ये रूल है कि 6 महीने में कोई क़यामत भी आ जाए तो आपके पेपर पे इफेक्ट नहीं आएगा, कोई गाइडलाइन भी आ जाए, 6 महीने पुरानी आप पे एग्जाम पे वाजिब है या आ सकती है, ठीक है। तो कोई नई किताब नहीं पढ़नी, पेज मेमोरी अपनी डेवलप करें। और ये जो डिजिटल यूजर्स हैं वो तो ठीक है, आप कंफर्टेबल होते हो, लेकिन ये हार्ड कॉपी में ये लिखना, नोट्स बनाना, अपनी बुक से मोहब्बत, उसका अरोमा, ये डिफरेंट चीज है, ठीक है। और यही एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, ठीक है, या फिर देसी स्टूडेंट के पढ़ने का, या फिर शायद मैं देसी हूँ, व्हाटएवर मेरी पर्सनल टिप है। चलो, तो वेरियस वेज है नोट्स बनाने के, यू कैन वर्क ऑन डीडीज, मैं बताते हैं डीडीज पे कैसे बात करेंगे, हाउ टू एक्सक्लूड थिंग्स, ठीक है। ये जो पूरा पेपर है ना, ये स्टेप वाइज अप्रोच पे है, बिलीव में, चाहे वो डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है, चाहे वो डिजीज की इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो उसकी मैनेजमेंट है, ये पूरा पेपर स्टेप वाइज है। कभी कभार कहते हैं चलो गोल्ड स्टैंडर्ड बता दो, कभी कभार कहते हैं बेस्ट बता दो, कब, ठीक है, अदरवाइज स्टेप वाइज भी चलता है। और अगर स्टेप वाइज कर रहे हो तो स्टेप वाइज करते करते क्या आपको पता नहीं होता कि बेस्ट क्या है। और बेस्ट से मुराद ये नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट आया यंग एज में और बेस्ट उसमें THBS से तो उड़ा दो उसको नहीं, बेस्ट उस पेशेंट के लिहाज से बेस्ट क्या है, उसको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, पेन कैसा है, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हुई नहीं हुई, व्हाटएवर। तो ये जो बेस्ट का क्राइटेरिया है ना, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो MCQ के जो CPSC के MCQs है ना, दे आर बेसिकली क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने क्लिनिकल ही रहना है, दैट्स वाई कि वो MRCG के रिकॉल्स करके नॉलेज तो बहुत अच्छा हो जाता है, नो डाउट, लेकिन पेपर नहीं उस तरीके से अटेम्प्ट कर पाते जब तक रिकॉल्स नहीं करते। तो बाकी फिर आप ये कर लें, जैसे कि ऑन्कोलॉजी की मैं बताऊं आपको कि स्टेट वाइज ट्रीटमेंट याद कर लें, अब 60 डेज में यही हो सकता है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि पैथोफिजियोलॉजी बैठ के करो और बहुत वो खिंची पिची करो उसकी EBM की, और वो अब अजीब अजीब OVA 7 से लेके OVA 100 तक के ट्रायल्स करो ना, ठीक है। सिर्फ स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, अब 60 डेज में यही होता है, और ये आता भी यही से ही है 90%। सर्वाइवल पूछ लेते हैं, ठीक है, सबका कंपैरिजन कैसे करना है। अब जो मेरे थ्योरी ग्रुप्स हैं तो दे नो कि मैं उनको करवा चुकी हूँ ना, और जो उनके थ्योरी मॉड्यूल्स हैं बेस, दे आर देयर बेस्ट फोल्डर्स। आपको जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, आप अपना मॉड्यूल ओपन करें, टॉपिक ढूंढें और कार्ड्स पढ़ लें या सुन लें उसको फटाफट, ठीक है। तो ये तो ऑन्कोलॉजी इस तरह करनी है कि हर एक की रिकरेंस हो जाए तो कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, कुछ चीजें ना मैं देखी ऑब्जर्व की हैं, हिस्टोपैथोलॉजी बड़ी आती है कि ये जो है हॉबनेल सेल है, ये शिलर डुअल बॉडी है, ये स्टेन पॉजिटिव है, ये स्टेन नेगेटिव है। तो ऑन्कोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी और स्टेन्स के लिए अलग से एक समरी कार्ड बना लें, अपनी रिवीजन वाल पे उठा के लगा दें। और ये समरी कार्ड एक दफा में नहीं बनेगा, हम ग्रेजुअली जब पेपर सॉल्व करेंगे तो ये आता रहेगा बार बार, तो फिर उधर ही लिखते रहो, चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे तो वो मिल जाती है ना। अगर ऑर्गेनाइज दिमाग में भी नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलता, फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आप एग्जाम में बैठ के, जब तक चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से याद नहीं करोगे, उनके नोट्स नहीं बनाओगे, एग्जाम में फिर ऐसे ही आपको लगेगा वो धुंधली धुंधली सी यादें, धुंधली यादें कि कहीं पढ़ा था, अच्छा क्या करें, तो एक जैसा हो गया सब कुछ। स्कैन के कुछ फीचर्स होते हैं जिसपे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोमा में इकोजेनेसिटी या कुछ डोपलर के फीचर्स, कौन सा ग्रेड आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन चीजों को फोकस करना है आपने, अब इनको एक ही जगह पर लिख लेना। फाइब्राइड की हिस्टोपैथोलॉजी क्या है,
एपिथेलियल सेल्स की क्या है, जर्म सेल्स की क्या है, सेक्स कॉर्ड की क्या है, मैलिग्नेंसी की क्या है, बिनाइन फीचर्स की क्या है, हाइपरप्लेजिया में वो ग्लैंड स्ट्रोमल रेशियो क्या है, एटीपीएम में क्या है, ठीक है, ये आते रहेंगे और ये एक ही दफा भी लिख लो तो फिर वो इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, फिटल इन्फेक्शन, इसको भी पढ़ लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से कीड़े हैं जो तंग कर रहे हैं, डिलीवरी के वक्त कौन से हैं जो तंग कर रहे हैं, जो कुछ पता ही नहीं चला हो जो बाद में बच्चों को तंग करेंगे, जैसे सीएमबी टाइप बाद में भी तंग करते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है, इनको अलग अलग इनको ऑर्गेनाइज करके याद करें। अमन एक मिनट बेटे। अच्छा, मदर में कौन कौन से मसले हैं, पीआईडी होता है, यूटीआई होता है, कम्युनिकेटिंग जो कम्युनिकेशन वाले मसले हैं जैसे वाटर बर्न इन्फेक्शन, ब्लड बर्न, एयर बर्न, एसटीडीज, इनको अलग से रिवाइज, इनको अपने माइंड में अलग से तरतीब दे लें। अच्छा, एक मिनट बच्चों। अच्छा, सॉरी मेरे बच्चे आगे थे। तो इस तरह आपने ना चीजों को कि स्वैब कहाँ से लेना है, क्लेम का गनूरिया का कहाँ से लेना है, जीबीएस का कहाँ से लेना है, क्लेम कैंडिडा का कहाँ से लेना है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कहाँ से लेना है, ट्राइकोमोनास का कहाँ से लेना है, एक ही जगह पे लिख लो। इस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो बात हो रही थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये नहीं कि एक टॉपिक लिखा और उसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और नोट्स का मतलब होता है कि एक जैसी चीजें एक जगह पे आ जाएं जो आपको तंग करती हैं बार बार, ठीक है। और ये एक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था। दूसरा ये कि ये जो बातें मैंने की ना, यकीन करें मुझ पे ऐसा करोगे तो तुम हो जाओगे पास, ठीक है। और कभी ना कभी तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ता है ना। आप खुद से करोगे तो हेफाजत हो जाओगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो यू कैन बिलीव मी कि ये जो 60 डेज हैं ये आपके बहुत क्वालिटी वाइज गुजरने वाले हैं। और जितना एक इंसानी कैपेसिटी में एक मैक्सिमम चीज होती है वो इंशाल्लाह वी विल डू दिस। अपना हम बहुत बहुत बेहतरीन करेंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चों। सॉरी, अनम्यूट हो गई थी। अच्छा, ये आपके ना सीनियर्स के फीडबैक हैं, ठीक है। और इनको मुकदराने का मकसद ये नहीं है कि आप कोर्स में डोलो, मैक्सिमम आप हो ही चुके हो, आज वैसे भी हमारा पहला दिन है। थिंग इज दैट कि इन लोगों ने ना ट्रस्ट किया था, इन्होंने मुझे फॉलो किया था, ठीक है। और दे हो गए थे, दे सक्सेसफुल हो गए थे और क्लियर कर लिया था अपना एग्जाम। तो इतने लोगों की आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जब ये पास कर सकते हैं बाय फॉलोइंग माय टिप्स, तो आप भाई आप भी कर सकते हो। ग्रुप या टीम ये अच्छी चीज होती है, सोलो स्टडी और शॉर्ट टाइम ये चीजें फिर किलिंग होती हैं, फिर आप स्ट्रेस में जाते हो, फिर डिप्रेशन लेते हो, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग मी कोई मसला नहीं है, बट मैडम, ग्रुप में रहें आप लोग ना, ग्रुप में रहें। जी जी मैम नोट्स बनाने में काफी मुश्किल होती है। जो लास्ट मिनट रिवीजन आप कह रही हैं या फीचर्स कह रही हैं, सारे डिजीजेस के अलग अलग करने लिखने, वो बताइएगा। क्योंकि हम लेक्चर्स के दौरान तो जाहिर सी बात है एक कॉपी और पेन हमारे
जाहिर सी बात है सामने होगा तो उसी एक पेज पे सारी चीजें फिर वो आप क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। मैंने आपको बताया कि पेपर वाइज बनाएं। पहले जो ठीक है। आपके रिवीजन नोट्स बनेंगे ना या समरी नोट्स बनेंगे वो पेपर वाइज ही बनेंगे, बिकॉज यू आर लिसनिंग मी। उसमें मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि इसका आपने इसको कार्ड्स देखने हैं या इसको ऐसे समरी नोट्स बनाने हैं, फिर आप उनको अरेंज कर लें अपने मुताबिक। कि मैडम ने बोला था कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अलग से पेज रखना है, तो भाई ये आ गई एपिथेलियल सेल्स की, और ये सीरस है, ये फाइब्राइड है, नहीं ये सारकोमा है। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता ना इकट्ठे होते रहेंगे, पहली दफा में नहीं बनेंगे, जी जी ओके मैम, थैंक यू। दे विल टेक टाइम। और मैं आपको देती भी रहूंगी बना बना के, तो कुछ काम आप करेंगे कुछ मैं करूंगी, बट चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह, थैंक यू। तो जब ये लोग कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, मेरी पीपीटी कहाँ गई। तो ट्रस्ट रखें ये टिप्स जो है ना बड़ी इफेक्टिव हैं। लोग एफसीपीएस के बाद जो है ना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेकंड स्पेशलिटी कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने सेकंड स्पेशलिटी सिर्फ पढ़ाने नहीं की है या सीपीएस भी नहीं किया है फिलहाल। तो इस एग्जाम को जितनी मुझे समझ आई है तो बेस्ट अंदाज में कैसे क्रैक करना है मिनिमम टाइम में, तो देन यू आर एट राइट प्लेटफॉर्म। और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। ये जो डिप्रेशन वाली बात होती है ना, मैडम मैं तो कर ही नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हुई नहीं कमी, मेरे तो मसले ही बोलते हैं, मेरा बंदा ये, मेरे बच्चे ये, मेरी सास ये, मेरा एचओडी ये। भाई ये मसले सबके साथ होते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों में जितने भी 80-90 लोगों ने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, मुझे बताओ कौन जन्नत में रह रहा है? कोई जन्नत में रह रहा है तो बता दो, कौन है जन्नत में जो रह रहा है? मसले हैं नहीं क्या सबके साथ? जी, सबसे ज्यादा मसले किसके साथ है वो तो बताएं, और हैं क्या मसले? कोई मसला नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये ना वो कहते हैं किसी भी खाने में नमक ना डालो तो खाना कितना बदमजा होता है, मिर्च ना डालो तो बंदा चलो गुजारा कर लेता है, मतलब टेस्टलेस खाना कौन खाए बगैर नमक के। तो ये जो किसी भी चीज को अचीव करना है या अप्रोच करना है, उसमें आपका जो एटीट्यूड है ना ये बहुत मैटर करता है। ये आपके खाने में नमक की तरह है मेरे मुताबिक, मेरा अपना फलसफा। बट मे बी ये आपके लिए भी अच्छा आपको आपके लिए भी ये जो है इफेक्टिव हो। दूसरा ये कि डेली रूटीन सेट करनी है। ये 60 डेज काफी काफी बोरिंग होंगे, डिप्रेसिव भी होंगे, लोग 3-3 रिवीजन कर रहे होंगे, आप कहोगे मेरी तो पहली रिवीजन है। लोग अजीब अजीब बातें करेंगे, फलसफे बताएंगे और इतना कुछ बताएंगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई यू आर जस्ट जीरो। नहीं, ऐसा मत करें। एक तो अपने आप पे ट्रस्ट रखें, यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ एक रीजन है कि यू आर देयर। कितनी हर्डल्स और आपने कवर किए हैं, नाउ यू आर एबल टू गिव योर एग्जाम। ये एग्जाम देना ही बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो तो ले लो, ठीक है। तो ऐसा ये कि 60 डेज में डेली रूटीन सेट करें, और बट प्लीज फ्लेक्सिबल। मैं जब खुद स्टूडेंट थी तो मैं कहती थी 2 दिन में ऑनकोलॉजी हो जाएगी। कैसे हो सकती है भाई? नहीं होती थी। पर डिप्रेशन करना ही क्या है, इतना टाइट शेड्यूल बना के वो काम करो ना जो कर भी सकते हो। पता भी है फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, घर में खाना भी बनाना है, जॉब पे भी जाना है, तो कितना टाइम मिलेगा तुम्हें? तुम लोग सारी दुनिया को भी तंग करके मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही मिल सकते हैं तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है। यही है ना, तो फिर इतने आपको इतना टफ टाइम भी ना दो, इन्हीं 3-4 घंटे के मुताबिक अपना शेड्यूल बनाओ कि मैंने ये जरूर करना है, ठीक है। और वो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप किसी ग्रुप के साथ पढ़ते हो ना, तो आपको पता है कि सारे ये 200 क्वेश्चन हैं, यही करने हैं ना, और इन 200 क्वेश्चन में ये 5 से टॉपिक्स मैडम ने कहा थीम टॉपिक है, ये करने हैं, तो बस मैंने यही करने हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं चैट ग्रुप में? नहीं, ये ओरिएंटेशन सेशन है थोड़ा सा, तो ये सब काफी लोगों ने और भी ज्वाइन किया है, सो दैट दे कैन मेक देयर माइंड टू कम विद अस, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये जो डेडिकेटेड सेशन है ना, ये सिर्फ एफसीपीएस फैब के लिए है, और मार्च के या एमसीपीएस के वो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो रिपीटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर फर्स्ट गो में ही हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एफसीपीएस थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑब्वियसली एमसीपीएस से, बट रिपीटर्स के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने तो तैयारी 100% की करनी है। पहले भी एक दफा रह गए हो, अब मैं उनको एफसीपीएस वाला ही पढ़ाती हूँ,
और यहाँ टफ टाइम मिलता है आपको क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आपके लिए हाई हो जाता है, लेकिन आपका वाइवा बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है, फिर एग्जाम तो पूरा ही पास करना है। अच्छा, हम थे डेली रूटीन पे बच्चों, डेली रूटीन सेट करनी है अपनी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है और इसको फॉलो करना है और फ्लेक्सिबल जो है ना वो प्लानर बनाना है कि ये नहीं होगा कि योगा भी कर लें और ब्रेकफास्ट भी हो जाए और लंच पे डिनर पे और ये सारे खाने भी बना लें और बच्चे भी आइडियल वे में पल रहे हैं। बहुत चीजें ना कंपनसेट करनी पड़ेंगी इन 60 डेज में। बहुत सारे अननेसेसरी सोशल विजिट्स कम करने पड़ेंगे, मूवीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये पॉलिटिक्स भी मिनिमाइज करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, ये जो पॉलिटिक्स है ना, इनको भी साइड पे कर लो, बाद में हम वी कैन हिट हार्डर। लेकिन अभी ये जो 60 डेज है ना, इन सबको माफ कर दो, लोगों को सबको माफ कर दो, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सास को, दोस्तों को, एचओडी को। और क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचोगे ना तो फिर बड़े बंदा किलिंग हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बदला बाद में ले लेंगे, इन 60 डेज में ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अच्छा, परसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। ये नहीं कि आज का काम नहीं हुआ तो कल कोई बात नहीं, 2 घंटे ही मिस हुए ना तो कल मैं 4 घंटे पढ़ लूंगी तो कवर हो जाएगा। यकीन करें ऐसा नहीं होता, और कल भी नहीं होता। परसों वो 6 घंटे बन जाते हैं और हफ्ते के बाद वो बन जाते हैं 50 आवर्स, और जो कि आप कर नहीं सकते। फिर डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस, फिर आपको लगता है लोग आगे चले गए, आप पीछे रह गए, फिर वो एक विशियस सर्कल स्टार्ट। तो फिर जरूरी नहीं है कि वो एक जो परसिस्टेंसी है वो उसको मेंटेन रखो। आप हफ्ते में 10 घंटे मत पढ़ो ना, आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ लो, वो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, मेमोरी सर्किट्स हैं, वो डेली पढ़ने से, रेपिटेशन से वो इनहांस होते हैं या मैच्योर होते हैं या उनकी माइलिनेशन होती है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन डेली करने से, ये नहीं कि 7 दिन बाद 7 घंटे, दैट इज किलिंग। डेली प्रोग्रेस मैटर्स, ठीक है। दूसरा ये कि भाई यकीन रखो, मैं पता नहीं शायद ये मेरे साथ था, मुझे लगता था कि ये भी हो सकता पेपर, ये तो बहुत मुश्किल है, इतने वो भी रहेगी, वो भी रहेगी, वो इतना पढ़ती थी, वो इतना पढ़ती थी, वो तो बहुत अच्छी थी, वो भी रहेगी, तो ये हो ही नहीं सकता। हमेशा उन लोगों को क्यों देखते हो जो जिनका हो नहीं रहा, उन लोगों को क्यों नहीं देखते जिनका हो गया है? उन्होंने भी तो कर लिया है ना, तो आप भी कर सकते हो। और जब अल्लाह पाक ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो कुछ देख के ही भेजा है ना, जो ही आपके पास है चीजें, जी, क्रोमोसोम्स, डीएनए, और वही 24 घंटे उनके पास होते हैं। और जन्नत में तो कोई भी नहीं रह रहा, हर एक के लिए डिफिकल्ट है लाइफ ये, और ये जिंदगी तो है ही इम्तिहान, ठीक है। सारे इम्तिहान देने आए हुए हैं इधर, तो फेथ एक्सक्यूज मी रखें, जब मैम, वो कर सकते हैं आप भी कुछ कर सकते हो। जी जी मैम आप थोड़ा गाइड कर लें। ये मुझे पूछना था कि मतलब आपकी तो 2 आवर्स होंगे ना, जो भी लेक्चर्स वगैरह, उसके अलावा मैक्सिमम या मिनिमम कितने आवर्स हमें देने चाहिए? क्योंकि आपकी वाली बात कि बच्चे भी हैं, घर को भी देखना है, तो कितने आवर्स हम अपने फिक्स कर दें कि भाई हमें 3 से 4 घंटे पढ़ते हो ना, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा आप ना कर सकते, और अगर आप करना भी चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है। सही सही, ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने नवंबर के लास्ट में ज्वाइन किया था, तो अभी वो सारी बातें मेरी तो सिर्फ चंद एक टॉपिक्स हुए हैं जो आप डेली पढ़ाती थी, तो वो मैंने साथ साथ किए हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी और इनफर्टिलिटी वगैरह। तो अभी फिर ये मैं क्रैश कोर्स ना ज्वाइन करूँ ना, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आएगी, मेरी तो थियरी अभी नहीं कंप्लीट हुई हुई, मेरा मार्च में एग्जाम है। नहीं, आप फिर ये ना करिए, फिर गिविंग दिस एग्जाम फर्स्ट टाइम, तो फिर आप जी। मत करें, आप अपनी थ्योरी कर लो पहले। आप लोगों का एमसीपीएस का भी तो क्रैश कोर्स होगा ना फैब में 40 डेज का, यू कैन ज्वाइन देन। अच्छा ठीक है मैडम, ये दूसरी मैंने ऑप्शन है कि हाँ बिल्कुल, ये एक एवरेज सी बात है, जो एक फ्लेक्सिबल सी बात है। एक जी होता है जी कि भाई ये पेपर तो देना ही देना, मर जाना है, ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं कोई जॉब भी नहीं कर रही, टाइम भी है, तो आई शुड जी यूज इट बेस्ट पॉसिबल वे। तो बेस्ट पॉसिबल जी, वे यही है रिट्रोग्रेड लर्निंग का। ठीक उधर है। से आप वो कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, इधर से आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा पता है कि थ्योरी कैसे पढ़नी है, ये पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन दोनों को आप साइड बाय साइड अगर चला सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। होएवर इट्स ठीक अप है। टू यू, अब कोई फ्लेक्सिबल रहो भाई, शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, 2 कोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर होना। हाँ जी, क्योंकि वो जो आप ग्रुप में, वैसे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैं एमसीक्यू शेयर करती हैं टॉपिक वाइज, तो वो तो हम साथ साथ कर लेते हैं। तो अभी ये फिर मुझे ये था कि क्रैश कोर्स, तो अभी ज़ाहिर बात है मेरा तो थ्योरी नहीं कंप्लीट हुआ हुआ, तो मैं आपको बोल दिया, इफ यू आर एवरेज देन क्विट, इफ यू आर वेरी गुड देन इफ यू कैन मैनेज बोथ, तो दिस इज द जी बेस्ट जी थिंग। ठीक है। क्योंकि बार बार रिपीटेशन ही है ना, बार बार जी रिवीजन जी है। जी जी मैडम।
ठीक है, ये थैंक यू। देखिए, आप दुकान पे जाते हो, आप कहते हो कि हमें ये भी दे दो, हमें क्या चाहिए, वो सारा उठा के दे देगा, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, यू नो व्हाट सूट्स यू। ठीक है, ओके। मास्टर क्रैश कोर्स, ये बातें मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, बस मैं प्लानर बता रही हूँ। 100% इंशाल्लाह करेंगे अपना। ये हमारा एफसीपीएस का पूल है, ये अपने पेपर करने हैं, ये हमारा एमसीपीएस का पूल है, इतने हमने पेपर, इनको सारा मैं जमा करूँ ना, काउंट करूँ तो ये 52 अप्रोक्सीमेटली 52-53 बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 60 डेज हैं, तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, सही। और आप देखेंगे, आप यकीन करें, आप देखेंगे 10 पेपर के बाद आप कहेंगे ये सारे पेपर तो एक ही जैसे हैं। ये आईएमएम का है, ये तो एमसीपीएस में आया होगा, ये तो एमसीपीएस का, ये तो एफसीपीएस में आया होगा, वही लेबर है, वही इन्फेक्शन है, वही इनकोलॉजी है, ठीक है। तो ये शुरू में 10-15 दिन तक जान मार लो, फिर रिपीटिशन ही है, फिर इंशाल्लाह फिर एंड पे आपके 10 मौके हो जाएंगे। मास्टर क्रैश कोर्स से बता रही हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट प्लानर है आपका आज के मुताबिक। हाँ, आज 1 दिसंबर है, तो हम 2021 का पेपर करेंगे 24 अगस्त वाला, और इसी तरह 6 अगस्त को हम फिर 25 वाला कर लेंगे। जिन्होंने मास्टर क्रैश कोर्स लिया हुआ है, मतलब दे वांट टू डू एग्जॉस्ट द होल सीपीएसपी पूल, तो कल हमारा उनके साथ होगा एमसीपीएस का पेपर, और परसों फिर आईएमएम का हो जाएगा। फिर आपको चौथे दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेस्ट ना भी समझें, क्योंकि ये जो 3 पेपर करने के बाद इतने सारे कार्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आपने रिवाइज भी करने हैं, तो फिर वो कार्ड्स भी हैं, कुछ क्विज़ेस भी आ जाएंगे। क्विज इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, वो बाद में भी इनका टाइम मिल जाएगा, बट कार्ड्स नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि थ्योरी और रिकॉल साथ साथ चलें। तो लेट्स सपोज ये जब हमने 2021 के पेपर कर लिया एफसीपीएस का, या अभी जो एमसीपीएस का पेपर हुआ था वो कर लिया, या अभी अगस्त में ही जो आईएमएम का पेपर हुआ था, ये हमने 3 पेपर कर लिए, तो इनमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं। जैसे वल्वल लियन कभी नहीं किए होंगे, लेकिन इतनी दफा आएंगे देखना। जैसे वो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस कभी नहीं किया होगा, तो बाद में करना, पहली दफा करना पड़ेगा उस अंदाज से, जैसे एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं। कुछ डीबीएस के मसले मसाइल आ जाएंगे, कुछ पॉपक्यू की चीजें आ जाएंगी जो कि कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये जो टॉपिक कभी सोचे नहीं या उस अंदाज से नहीं किए जैसे वो एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो वो सारा काम चौथे दिन करेंगे हम। फिर मैं अगेन 5वें दिन का रेस्ट भी दे दूंगी। अब देखे ना, ट्रीट डे भी होना चाहिए, और ये ट्रीट डे उन लोगों के लिए ट्रीट डे नहीं है जिन्होंने स्किप किया है कोई भी काम 1st, 2nd, 3rd एंड 4th दिसंबर का। हाँ, स्किप किया है तो फिर रेस्ट डे नहीं है, फिर इस डे में आपने वो चीजें कंपनसेट करनी है, ठीक है। फिर अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, जी जी। ये मैडम, ये जो तीनों पेपर्स आप बता रही हैं कि मतलब ये यानी जो आज जो है, फिर हम कल से एफसीपीएस का करेंगे, फिर एमसीपीएस, ये बस पूरे दिन में एक पेपर होगा, उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं, बस एक पेपर काफी है, 200 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, नहीं मेरा मतलब उसके अलावा आपने मतलब कोई प्रेजेंटेशन वगैरह किसी और टॉपिक पे भी देंगी, या मतलब या जो एक मतलब जो होता है डेली टास्क भी, या वो भी होगा, या बस सिर्फ पेपर्स ही आप डिस्कस करेंगे साथ साथ? नहीं, देखिए मैं आपको दूंगी, जैसे कि आज हम 24 का पेपर करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपने वल्वल लियंस करने हैं, ठीक है। आपने पेनलेस पेनफुल अल्सर्स की डिडीज करनी है, ठीक है। या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना है, उसके 2-3 चार्ट्स हैं, वो मैं खुद प्रोवाइड भी करूंगी, मैं अपनी समरी कार्ड दूंगी आपको। बट पता है कि वो समरी कार्ड से मेरे लिखे हैं ना, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे समझ नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक, हाँ जी, सही कह रही है, ठीक है मैडम। इतनी लाइटें ना ऑन करो, बंद कर दो। इस तरह करके ना ये हमारे 52 पेपर्स हो जाएंगे, और ये जो 4-4 करके हमारे कार्ड्स हो रही है ना, इसका मतलब है हमारी 90% थ्योरी भी हो रही है, और वो भी एग्जाम वे में ही हो रही है, जैसे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। और एग्जामिनर इज सेम, कहते हैं ना यूट्रस इज सेम, यूट्रस का बिहेवियर सेम रहता है, कब लीकिंग होनी है हर दफा उसी जेस्टेशन पे होती है। सीपीएसपी का जो एग्जामिनर है ना, वो भी सेम ही है, उसी अंदाज से पूछता है। कल मैं पेपर कंपाइल करी थी, तो कुछ ऑप्शंस थी जो कि ना 2 बच्चों ने लिखी हुई थी, 3 नहीं मिल रही थी मुझे, तो जो मेरी टीम थी उनके साथ में कर रही थी, तो मैंने खुद से लिख दी। उन्होंने कहा हाँ मैडम यही था, हाउ यू कैन नो, मैंने कहा आई कैन प्रिडिक्ट देम वेरी वेल नो। यही 3 ऑप्शंस लिखने वाले हैं, तो ये नहीं होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर हेरा, ये एफसीपीएस की पेपर अगर एक हफ्ते में एक होगा, तो फिर ये तो बहुत सारे किस तरह होंगे फिर 2 महीने में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो नए पेपर्स हैं वो शुरू में हम टाइम लेंगे, ताकि आप लोग ना एक रूटीन में आ जाओ।
फिर जब चीजें रिपीट होने लग जाएंगी ना, तो फिर हम 2-2 पेपर भी करेंगे, जैसे कि 2020 के दोनों पेपर कर लेंगे, ठीक है, फैब का एक कर लेंगे, 19 के दोनों कर लेंगे, सही। यहाँ भी देखिए ना, इधर 7 जनवरी को 2016-15 के पेपर आ रहा है, ये पेपर ही छोटा है, क्योंकि जब ये पेपर आया था तो उस वक्त ना 100 क्वेश्चंस होते थे और ना शॉर्ट एसेस क्वेश्चंस होते थे, तो आपने 100 ही करने हैं, तो दो पेपर आराम से जाएंगे, क्योंकि यही 200 क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। अच्छा, सही, लेकिन होंगे इस तरह के एक हफ्ते में एक दफा? हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ, हर 7वें दिन एफसीपीएस का पेपर आया हुआ होगा। अच्छा, अब सही। जिन्होंने सिर्फ सोलो एफसीपीएस क्रैश कोर्स लिया है, तो दे विल हैव एनफ टाइम, 3rd, जी 4th, 5th, 6th, उनके पास टाइम है, ठीक है। सही। जी जी ठीक। और इसी तरह जिन्होंने आईएमएम वाले बच्चे हैं, उनके पास भी टाइम हो जाएगा। अच्छा, फिर जो है ना, ये जब हमारा पूल हो जाएगा इंशाल्लाह ऐसे करके, तो 19 जनवरी से फिर हमारे ना लाइव सेशंस होंगे, जो चीजें आपकी समरी कार्ड्स या बज़वर्ड्स या स्मार्ट कार्ड्स आ रहे होंगे आपके स्मार्ट कार्ड्स वाले ग्रुप में, उनको हम ना आवाज दे देंगे, वॉइस में कर लेंगे, और वॉइस विल मेक मैजिक इंशाल्लाह, यू विल सी। तो ऐसा करके एक दिन में हम पूरा लेबर रिवाइज कर लेंगे, अगले दिन इस पे क्विज आ जाएगा, फिर एक दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा, दूसरे फिर हम मेडिकल डिसऑर्डर सारा रिवाइज कर लेंगे, उस पर फिर हम एक ग्रैंड टेस्ट ले लेंगे, फिर एक टेस्ट भी आ जाएगा। ऐसा करके 10 दिनों में पूरी हमारी गायनी ओब्स एग्जाम वे में रिवाइज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि इची बिची मैंने पढ़ानी है, मैंने सिर्फ वो बात बतानी है जो एग्जामिनर ने मल्टीपल टाइम पूछी है या पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी कि शॉर्ट टाइम में हाउ टू स्कोर बेस्ट। उसके बाद ये लास्ट वीक प्लान है, ये आप खुद करेंगे, बट मेरे मुताबिक 2 दिन दे दें ओब्स को, 2 दिन दे दें गाइनिंग को, और फिर एक दिन इनके जितने भी रिवीजन वाल स्कोर्स परसेंटेज एल्गोरिथम आपने बनाए थे वो कर लें। अब एल्गोरिथम भी तो होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा CMV का, RH नेगेटिव का, हाइड्रोप्स वाले, कुछ एल्गोरिथम तो बने हुए मिल जाते हैं गाइडलाइन से ही, वो हमने क्या करने हैं, वहां से फाड़ के ना अपने फोल्डर में लगा लेने, हमने उसका नाम रखना है एल्गोरिथम का फोल्डर, लेकिन कुछ एल्गोरिथम हम खुद बनाएंगे, ठीक है। ये पेशेंट इस तरह आया तो इसको ये किया, फर्स्ट स्टेप पे ये किया, जैसे कि मूवमेंट्स अगर पेशेंट की कम है तो सबसे पहले तो हिस्ट्री लेनी है ना, ये तो नहीं कि CTG कर लें, अगर आपके ऑप्शंस में कोई वर्ड ही नहीं है हिस्ट्री लेने का तो गो फॉर CTG, बट अगर हिस्ट्री का वर्ड है तो फिर टेक हिस्ट्री। तो इस तरह करके कुछ एल्गोरिथम्स हम भी बनाएंगे। तो आखिर के 2 दिनों में ये एल्गोरिथम रिवाइज करेंगे, परसेंटेज एंड कुछ स्कोर्स होते हैं जैसे कि बायोफिजिकल और स्टेजिंग वगैरह, एपगार या GTD के, तो वो स्कोर्स वो भूलते हैं और एग्जाम में फिर आते भी हैं, फिर ये रिफ्रेश रहता है, बंदा अगर एग्जाम से पहले 2 दिन पहले इनको रिवाइज कर लेना, वो फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिवीजन वाल पे जो आपको मुनासिब लगे, जो चीजें भूलती हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और 8th डे इंशाल्लाह यू विल अपीयर इन एग्जाम और विल बी बैक विद हैप्पी मूड। चलें, अब बस यही बोलना था, ये ओरिएंटेशन सेशन था, अब हम पेपर करेंगे, तो इसको भी लेके कोई बैठो साथ। थ्योरी है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हेरा, जो लोग अपना थ्योरी वाला कोर्स अभी फॉलो कर रहे हैं उनका एक आधा मॉड्यूल रहता है, तो हम उसको कैसे इसके साथ जो है अब चलाएंगे, उसका भी थोड़ा सा एक प्लान दें। सुबह के वक्त आप क्रैश कोर्स की चीजें कर लें, शाम के वक्त आप मॉड्यूल की चीजें। ठीक है, ठीक है। और जो मॉड्यूल में आ रही है वो क्या नहीं, वो भी वही है जो आपके क्रैश कोर्स में आ रही है, दे विल बी ओनली रिपीट, सिर्फ ठीक है, रिपीटेशन ही होगी। ठीक। अब मॉड्यूल में एंडोमेट्रियोसिस किया है ना आज, और जी। हाइपरेमेसिस किया है, ग्रेविडेरम आई थिंक, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, साथ ही रिवाइज हो जाएगा वो अच्छे से, और ये हो सकता है किसी पेपर में एंडोमेट्रियोसिस ना आए। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने कुछ कहा था कि नोट्स बनाने के तरीके वगैरह, ये मेरी कुछ टेबल्स हैं, वैसे हैं तो मेरी वाइवा बुक की इनसाइड आईनी की। लेट्स सपोज आपको एक PA मैथ्स के फीचर्स कोई बता दे, नजर आ रहा है? मतलब कोई कहे कि एक मैथ्स है, रैपिड ऑनसेट है, एकदम से उगाया, ठीक है, और उसमें जो है साइकिल पे कोई कमेंट ही नहीं किया, एग्जामिनेशन पे वो बता रहे हैं कि बेचारी की एक्जिक्सी है, लिम्फेडेनोपैथी है, और लिवर बड़ा हुआ है, या एसाइटिस पॉजिटिव है, तो यार ये क्या है, व्हाट इज दिस?
बेनाइन तो नहीं हो सकता ना, मैलिग्नेंट ही होगा। और इस मैथ्स के साथ अगर आपको कहें कि आपकी अप्रोच क्या है, तो क्या होनी चाहिए? एक मैलिग्नेंट पेशेंट वाली अप्रोच होनी चाहिए ना, मतलब फॉलो अप पे तो नहीं होगी ना, ऐसे सिस्ट को ऐसे मैथ्स को तो निकालना है, एड्रेस करना है। तो ये क्लिनिकल सिनेरियोज आएंगे तो इसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिनेरियो को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो दे विल बी एक्चुअली बज़वर्ड्स कि ये भाई रैपिड है, ये तो बायलैटरल है। बायलैटरलिटी 95% है ओवेरियन सिस्ट की ना मैलिग्नेंसी के साथ। अच्छा, साइज एकदम से बड़ा हो गया, क्या करें अब इसका? मार्जिन फिक्स्ड है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ रही है, तो क्या करें? ठीक है, छोड़ देंगे उसको, फॉलो अप पे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ट्यूमर मार्कर कराएंगे, उसका स्कोरिंग करेंगे, और अगर आता है सस्पेक्टेड तो निकाल लेंगे उसको। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें आपने ढूंढनी है बज़वर्ड्स में से ना, एमसीक्यूज अप्रोच में। कॉमन सेंस भी आपकी अगर अच्छी हो तो काफी मसले हल हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कंजेनिटल मैस अगर हमारी की में है तो पेशेंट को मेनार्की से ही पेन होगा, ये नहीं होगा कि 20 साल साइकिल ठीक आया फिर एकदम से पेन शुरू हो गया, देन इट इज नॉट कंजेनिटल यूराइन एनोमली, राइट। मैस जो है विद इन वजाइना है तो फिर आपको समझ आती है कि इम्परफेक्ट हाइमन है, बट अगर मैस अबव फ्रॉम प्यूबिस बोन फील हो रहा है तो फिर ये क्या है? कैन इट बी हाइमन और सेप्टम? नो, सेप्टम सम टाइम हो भी सकता है, बट हाइमन इम्परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मैस तो नीचे से फील होगा, नजर आ रहा होगा रादर आपको वो बल्जिंग मेम्ब्रेन। तो वो आप आराम से एक्सक्लूड कर लोगे कि भाई ये कोई हॉर्न है, यूट्राइन एनोमली है कोई। ठीक है, तो ये हेमाटोकोल्पस नहीं हो सकता, फलाना ढमकाना। प्रेगनेंसी है तो सिनेरियो में लिखा होगा एमेनोरिया है, नाजिया है, वोमिटिंग है। ठीक है, तो आपने बेटा एसीजी कराना है ना, एमेनोरिया है भी नहीं पर एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग है रिप्रोडक्टिव ईयर में, क्या कराना है? बीटा एसीजी। सिनेरियो में लिखा हुआ होगा कि भाई ये जो पेशेंट है इसका तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ रही होगी कि मे बी आप लेट्स सपोज इनफर्टिलिटी का पेशेंट वर्कअप कर रहा है, उसके साइकिल्स भी ठीक नहीं है, पीसीओ चल रहा है, अब उसको सबसे पहले क्या करवाना है? उसको तो 3 महीने साइकिल ही नहीं आए, और आपका दिल चाहेगा कि पीसीओ का वर्क कराएं, क्योंकि सारा सिनेरियो बता रहा होगा कि भाई पीसीओ है, हिर्सुटिज्म है, फलाना ढमकाना। बट अगर वो उसको एमेनोरिया 3 महीने का है तो हमने पीसीओ करवाना है, टीवीएस करवाना है? नहीं, हम बीटा एसीजी कराएंगे। ठीक है, फाइब्राइड में अगर ये क्या होगा कि नली पैरिटी के साथ सिनेरियोज आएंगे तो आप क्या फाइब्राइड में एचएम भी ट्रीट करोगे? मायोमेक्टमी करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस तरह जो है ये बज़वर्ड्स जो हैं हम बताते रहेंगे साथ के साथ कि कैसे करना है, बट सिनेरियो क्लिनिकल होते हैं और 50% कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, 50% थ्योरी एंड यू विल पास। ओनली थ्योरी सफिशिएंट नहीं है इस पेपर के लिए। एंडोमेट्रियोसिस में टिपिकल पेन होगा, ओलिगोमेनोरिया होगा, सब फर्टिलिटी के साथ आएगा। अब हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट को टीओ मैस है, नली पैरिटी है, टीओ मैस है, डिसमेनोरिया है, डिस्परोनिया है। ऑप्शंस में वो बताते हैं कि ना एंटीबायोटिक्स दे दो एंटीपायरेटिक्स दे दो, ठीक है, या इसकी लेप्रोस्कोपिक पेल्विक असेसमेंट करो। अब है क्या? ये एंडोमेट्रियोसिस बनता है ना, नली पैरिटी सब फर्टिलिटी के साथ है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस बड़ा स्पेसिफिक है प्राइमरी सब फर्टिलिटी के साथ। उसका तो कोई बच्चा भी नहीं है और उसमें कौन सा लिखा हुआ फीवर है, डिस्चार्ज है? नहीं है, कुछ कोई बज़वर्ड नहीं है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस है, इसमें तो लेप्रोस्कोपी करनी है, क्यों एंटीबायोटिक दें? बट अगर मैं कहूँ कि ये सेकंड ग्रेविडा है और इनफर्टिलिटी ही का वर्कअप चल रहा है इसका, और इसको जो है टीओमैस है और डिस्मेनोरिया है और डिस्प्रूनिया है और उसकी एचएसजी के बाद हुआ है, व्हाट इज दिस? ये टीओमैस है, ये पीआईडी है, इसमें एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो इस तरह वो बज़वर्ड से खेलते हैं और आपने भी उनसे खेलना है। फिर वो टीबी के मसले मसाइल, टीबी का सबसे अच्छा टेस्ट बताओ दो, पीसीआर या एसिड फास्ट। भाई पीसीआर तो मरे हुए सेल्स को बता देता है, ये इनका डीएनए पड़ा हुआ है। अच्छा, तो एसिड फास्ट है ना, एक्टिव लाइव सेल्स को बताता है और साथ में कल्चर भी कर लेते हैं। ठीक है, बट डायग्नोस्टिक पूछना है तो फिर हिस्टोपैथोलॉजी है, फिर वो जॉइंट सेल्स देखो। तो ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह करते हैं पेपर्स तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बट पढ़ने का अंदाज ये है, ये आपके एमसीक्यू अप्रोच का अंदाज होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें ना बहुत ही मैथ की तरह है, जैसे स्टेजिंग मैथ की तरह है, कुछ परसेंटेज मैथ की तरह है, कुछ स्कोर्स हैं जो मैथ के क्वेश्चंस हैं। आप 1+1+1 = जान छूट गई। तो ये जो स्कैन के फीचर्स हैं ये भी मैथ की तरह हैं, इनमें भी एग्जाम नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं।
ठीक है, इसी तरह ये ट्यूमर मार्कर कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये अभी एग्जाम में भी आएंगे। जैसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर मार्कर कौन सा है यंग एज में, डिसजर्मिनोमा, उसका ट्यूमर मार्कर LDH है, तो वो बताएंगे कि यंग एज है और उसको जो है एक मैस है और ये मैस के फीचर सारे मैलिग्नेंट हैं, तो इसको कौन सा ट्यूमर मार्कर कराएं, LDH कराएंगे। बट अगर वो कहें रैपिडली ग्रोइंग मैस है, रैपिड ग्रोइंग बिग साइज, वो बता दें। एंड दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कॉमन, तो फिर वो एंडोडर्मल साइनस है, क्योंकि वो ही इतनी तेजी से फैलता है तो रेयर बट एग्रेसिव है, फिर उसमें अल्फा बीटा प्रोटीन कराएंगे। तो बस वर्ड्स पे ऐसे और फरमाएं। तो जब आपने नोट्स बनाने हैं, जब आपने एक LDH मिल गया, तो व्हाई नॉट यू मेक द होल इस तरह का एक टेबल बना लें जिसमें सबके सभी एक जगह पे लिख दो। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अब स्कैन के फीचर्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है, हेमोरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा, या वो R रूल, M रूल, पैपिलरी प्रोजेक्शंस कितनी है, और डोपलर फ्लो तो पॉजिटिव है मैलिग्नेंसी में, बट डोपलर ग्रेड 1 2 3 तो नहीं, ओनली 4 लेना है, ठीक है। तो ये चीजें देखें। और वो जो इनकी हिस्टोपैथोलॉजी है, जिसमें किसी में आ रहा होगा कॉफी बीन्स, बता दो ये किस में है, ब्रैनर में है, शिलर डुअल आ गया, और वो क्या और भी पता नहीं कितनी सारी बॉडीज हैं, इंक्लूजन बॉडीज हैं कुछ, और मतलब जैसे हर्पीज में आ जाती है इंक्लूजन बॉडीज, कोई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, कोई न्यूक्लियस में फिर रही है, वो मीजल्स में ही फिर रही हैं। तो कुछ बज़वर्ड्स हैं जो आपने जमा करके रखने हैं। जब आप एक आपको MCQ मिल जाए तो फिर सारे के सारे एक ही जगह पे लिख लो। ये तरीका है ना अच्छे नोट्स बनाने का, क्योंकि एग्जाम में तो आपके दिमाग में ये सारे ही नाच रहे होंगे, आप कैसे एक्सक्लूड करोगे? आप ऐसे जाओगे दिमाग को बोलोगे नहीं सिर्फ सिफिलिस खोलो, उसमें देखना क्या है, इसके ये ट्राइट्रिपोनोमल लाइक एक जो है ऑर्गेनिज्म है जो डार्क फील्ड में ही विजिबल है, या ये इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई है जो ग्राम नेगेटिव है, वो तो गोनोरिया है, ठीक है। और जो वायरस लाइक बिहेवियर है वो क्या है, क्लेमाइडिया, ठीक है, वो नहीं तो फिर TB। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी जो कि आपने एक जगह पे लिखी भी होंगी, तो यू कैन रिवाइज एंड यू कैन एक्सक्लूड, राइट। अब हम पेपर करते हैं और हम लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा। जी वेलकम सलाम। डॉक्टर हिरा, अब मेरे पास आपकी बुक है, ये 3rd एडिशन FCPS 2 रिकॉर्ड्स वाली, तो इसमें तो ये जो आप अभी करवा रही हैं ये पेपर तो है ही नहीं 2021 का। आप खुद सोचो 3rd एडिशन कब आया था, उस वक्त अगस्त तो नहीं आया था ना? नहीं, मुझे खुद, मैं अब फर्स्ट टाइम ले रही हूँ और फर्स्ट टाइम ये बुक भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, तो इसलिए मुझे नॉलेज नहीं इस मामले में। ये बुक ना वॉल्यूम 1 है, आप इसके साथ वॉल्यूम 2 ऐड करें, वो है स्पेशल एडिशन। उसमें 2021 के सारे कुछ पेपर्स हैं, ना सिर्फ FCPS का बल्कि MCPS का भी, बल्कि IMM का भी, बल्कि MS का। मैं उनको बोलूं कि वॉल्यूम 2 भी मुझे दे दे, ये वॉल्यूम 1 है। नहीं, वॉल्यूम 2 एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे पास भी नहीं है, ये 7 दिसंबर 8 दिसंबर को ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो फिर यू कैन आस्क फॉर होम डिलीवरी। ओके ठीक। अच्छा मैम, ये जो आपने शेयर किए हैं, जो DDs और ये इस तरह से शेयर किए हैं, ये आपकी जो बुक है ये उसके पेजेस थे जो आपने खुद बनाए हुए हैं, कंपाइल किए? ये मेरी गायनी की ना वाइवा बुक के पेजेस हैं, बट दे विल अभी अवेलेबल, लाइक जहां रेलेवेंट होंगे वो आपके स्मार्ट कार्ड्स में आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम चाह रहे हैं ये बुक भी ले लें, ये अच्छे, आपने बड़ा अच्छा कंपाइल किया हुआ ना। ये ना लो, ये बुक ना एडिशन चेंज होगा तो फिर नहीं लेना। अच्छा, जब वाइवा आओगे तो बता दूंगी ना। और जो रिलेटेड टू योर एग्जाम है, इफ यू आर हियर देन नो वरीज, you know I'm taking the whole responsibility of your exam। अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो मुझे दे दें, बस ये मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं कहूँ ये पढ़ लो तो बस वो पढ़ लो। जी मैडम, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ो बेशक। हेलो मैडम। मैम ये गायनी की भी नई बुक आ रही है वाइवा? हाँ आएगी। तो मैम मैंने तो अभी ली है। ये अभी आ भी नहीं रही है, ज्यादा चेंजेस है। 5 मैम महीने ये बाद जो आप आएगी। पेपर करवा रही हैं 24 अगस्त का आज, तो वो 7 या 8 दिसंबर को रिलीज होगा बुक आपका? हाँ जी चलें ठीक है, थैंक यू। मैडम ये पूछना था कि ये डेली लाइव लेक्चर होंगे या ऑडियो इसमें अवेलेबल भी होंगी रिकॉर्डिंग, जैसे अगर आप कोई मिस कर जाते हैं तो बंदा बाद में पढ़ ले? नहीं अवेलेबल होंगी।
रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू कैन लिसन एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। 24 अगस्त का पेपर है, क्रैश कोर्स सीरीज। मैम 5 मिनट्स नमाज पेपर का ब्रेक ले लें। मैं अभी शुरू नहीं कर रही, मैं तो बस इसकी तमहीद बांध के जा रही हूँ, मैंने भी पढ़नी है नमाज। मैम ये बात बताएं, ये गायनी की बुक जो है ये वाइवा की कब तक आएगी, नई वाली? यार अभी 3-4 महीने में तो ओब्स की आएगी, फिर उसके बाद गायनी की आएगी। अच्छा, और एक पास पेपर्स की भी आएगी, 3 होंगी, वाइवा के लिए 3 किताबें होंगी, गायनी के केसेस अलग, ओब्स के अलग, और जो बच्चे पास हो जाते हैं ना उनके पास केसेस भी होंगे। मैम इंशाल्लाह तब तक हम पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह, अस्सलाम क्यों वालेकुम नहीं। मैम ये आज 24 अगस्त और 25 अगस्त दोनों करेंगे हम? नहीं, हम सिर्फ 24 का करेंगे। अच्छा 2021 के पेपर जो हैं वो हम एक एक करके करेंगे, क्योंकि नया पूल है, मैं चाहती हूँ बड़े अच्छे से डिस्कस हो, फिर बाकी आप देखोगे रिपीटेशन ही। जी जी, ये बुक कब अवेलेबल होगी जिसमें ये पेपर्स होंगे? 7 दिसंबर के बाद। मैडम आप इनके कार्ड्स शेयर करेंगी? सब कुछ मिल जाएगा, ट्रस्ट करो मुझ पे, अब एक क्लास तो ले लो। अच्छा डॉक्टर हीरा, मैंने ये पूछना था कि आईएमएम के लिए एक आपकी इनसाइट बुक है, इसके अलावा कोई बुक लेने की जरूरत है? एमसीपीएस, आईएमएम वाले बच्चे एमसीपीएस बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं तो सोच रही हूँ एमसीपीएस पहले कर लो, क्योंकि वो इतना कौन सी एमसीपीएस बुक है? मिलता है आईएमएम का। इनसाइट एमसीपीएस। ठीक है, जो हमने ली हुई है वो इनसाइट एफसीपीएस है और इनसाइट एमसीपीएस भी लेने की जरूरत है? अगर आप एमसीपीएस के कैंडिडेट हैं तो, नहीं, मैं और आप बहुत अच्छे एफसीपीएस कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि कोई और बुक लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेंगे। इफ यू आर एफसीपीएस कैंडिडेट्स या एमएस कैंडिडेट्स, तो आपने आईएमएम का पूल भी करना है, आपने एमसीपीएस का भी पूल करना है, और आपने जो है एफसीपीएस का भी करना है। कैंडिडेट आईएमएम की है, कैंडिडेट में आईएमएम की हूँ, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो इनसाइट इनटू आईएमएम है उसके अलावा कुछ लेना है? नहीं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखें आप ना, अगर आप आईएमएम के बच्चे हो ना, आईएमएम के बच्चे, तो आपने एमसीपीएस ऐड करना है अपने पेपर में अलॉन्ग विद आईएमएम, बस, नो नीड ऑफ डूइंग एफसीपीएस। ठीक है, और वो अलग से बुक है एमसीपीएस वाली? हाँ, ये दोनों अलग हैं। आईएमएम के पास पेपर्स इनसाइड आईएमएम के नाम से हैं, और एमसीपीएस के पास पेपर्स इनसाइड एमसीपीएस के नाम से हैं। ठीक हो गया, थैंक यू, मैंने यही पूछना था बस, क्लियर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर एफसीपीएस का कोई स्टूडेंट है, whether you want to prepare, like खुद से पढ़ना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो आप सही में मुजाहिद हो, तो आप ये पूरा करें, आप अपना भी करें, आप एमसीपीएस का भी करें और आईएमएम का भी करें, आपने ये तीनों करने हैं, ठीक है? और एक बात बताएं, अगर हम डेली सिर्फ, मैम अगर ये पेपर आप एक दफा करवा रही हैं, जैसे 2-3 घंटे में या 4 घंटे में, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है कि बस एक ही दफा काफी? बिल्कुल नहीं पढ़ना, प्लीज। अब बहुत अच्छी बात की है तुमने, बिल्कुल दोबारा नहीं करना इसको। ऐसे पढ़ो कि आपको कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो आप लिख लो कहीं फौरन वो पॉइंट, बिल्कुल दोबारा सिर्फ आपने नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसको दोबारा नहीं देखना? नो, नॉट एट ऑल। जस्ट मतलब कितना टाइम है, आप कितना कीमती टाइम है, एक दफा पढ़ लिया, दैट इज सफिशिएंट। दोबारा सिर्फ वो चीजें आएंगी जो कि डिफिकल्ट थी, जिसमें डिस्कशन की जरूरत थी। और देखें, ये जो सेशन है ना, वो टीचिंग सेशन नहीं है, दिस इज लर्निंग सेशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से मैं लर्न करती हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स चाहे वो आईएमएम के ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा के मुझे चले जाते हैं, जैसे मैं सोच नहीं रही होती। मेरे पास एक बच्चा, कल मैं डिस्कस कर रही थी, मैं कीज बना रही थी अपनी टीम के साथ, और उसमें पेशेंट ना वेलप्रोएट खा रही थी 2 साल से, 22 वीक्स पे आ गई है, तो उस पे ये था कि रेफर कर दो न्यूरो फिजिशियन को। मैंने कहा चलो भाई रेफर कर देते हैं, एंड शी सेड नो मैम, इसके एनोमली स्कैन कराएं, ये वेलप्रोएट खा रही है, इसमें कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे, इसमें फेशियल होंगे, फलाने ढमकाने। एंड आई वाज एग्री। मैंने कहा बिल्कुल, ये जो हमारा काम पहले एनोमली स्कैन करवा के इसको रेफर करना चाहिए ना, अपना काम तो करो पहले, फिर रेफर करो।
तो आई लर्न फ्रॉम हर दिस थिंग। तो ये लर्निंग सेशन है, कुछ चीजें हम मिलजुल के लर्न करेंगे और ऐसे ही आपकी ग्रोथ होती है। मैडम ये जो 7 को बुक आ रही है इसमें सारे 52 पेपर्स हैं जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे? नहीं, इसमें सिर्फ 21 ईयर के पेपर्स हैं, 2 IMM के, 3 MCPS के और 4 FCPS के और 1 MS का। तो ये जब इतने सारे पेपर्स मिलते हैं तो एक बुक ही बन जाती है। आप इसे कह सकते हैं कि जो CPSP ने 2021 में पूल बनाया है वो हम इस बुक में देख सकते हैं। और हमेशा यही होता है ना कि आपका जो इमीडिएट पूल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहेंगे आपने 2010 का पूल करना है या 2021 का फॉर 2022 पेपर, तो मैं हमेशा यही कहूंगी 21 का करें। बल्कि मैंने जब देखा कि ना 24 अगस्त के इतने सारे क्वेश्चन थे जो 25 अगस्त में भी आए हुए थे, मतलब कोई 20 क्वेश्चन थे जो कि आए हुए थे और 24 अगस्त में कोई 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जनवरी से आए हुए थे उठ के, आप देखेंगे खुद भी। और कुछ अच्छा ऐसे डॉक्टर हीरा, थे जो ये आप बात कर रही हैं न्यू बुक आनी है, वो न्यू बुक IMM कैंडिडेट्स के लिए न्यू एडिशन? हाँ बिल्कुल, उसमें IMM के तो 2 पेपर है ना। उसका उस बुक का क्या नाम है? वो न्यू एडिशन इनसाइट का ही है? उसका नाम है स्पेशल एडिशन इनसाइट 21। इनसाइट 21, मैम ओके। स्पेशल एडिशन जो एक है फरवरी टू अप्रैल 2021, वो तो हमने लिया हुआ है। उसमें मजीद पेपर ऐड करने हैं ना, अगस्त के 2, तो आप IMM कोई का 1। ऐसा नहीं, मतलब अलग से कोई जिन्होंने अप्रैल तक ले लिए हैं वो आप उनके अलग कर दें जो अगस्त में हुए पेपर्स, ऐसा हो सकता है? अगर जितने अप्रैल तक हो चुके उसके बाद जो हुए उसका एक अलग बुक बना दे, मतलब उनको सेपरेट कर दें। पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं कर लेंगे। ये प्लीज कर दीजिएगा, थैंक यू मैम। हाँ। अगर ये कोर्स अटेंड कर लें बस तो काफी है, बुक हम्म, तो नहीं खरीदने पड़ेगी, मैं है ना मैम? अगेन, हाँ नहीं, जब आपको सामने पेपर बुक नजर आ रही है, क्यों क्या जरूरत है खरीदने की। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ पेपर बुक पे लिखना भी तो है ना कुछ, मैक्सिमम मैम तब आपको। तक ठीक है, पर पेपर अभी दोबारा तो पढ़ना पड़ेगा फिर? हाँ नहीं, आप अपने साथ बनाए ना पेपर वाइज नोट्स, ठीक है, ठीक, सिर्फ वो क्वेश्चन नोट डाउन करें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और ठीक है, बुक भी यही है तो पेज मेमोरी भी यही होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगी। अच्छा देखें, कार्ड्स की बात करें, जैसे डायबिटीज का क्वेश्चन आ गया है, इसमें उन्होंने बोला है कि ये पेशेंट इंसुलिन पे है और TDS ले रहा है और NPH भी ले रहा है, 28 वीक्स पे आ गया या 30 वीक्स पे इसी डिस्टेशन पे आया, तो अब क्या करना चाहिए, इंडक्शन कब बननी चाहिए। तो मैं यहाँ आपको कहूंगी कि यहाँ डायबिटीज के कार्ड्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, जल्दी से आप देख लें कि डायबिटीज अगर GDM है तो कब डिलीवर करना है, टाइप 1 है तो कब करना है, 2 है तो कब करना है, कॉम्प्लिकेशन है तो कब करना है। तो फौरन आपने वही पॉइंट्स देख लिए हैं, बस हो गया डायबिटीज। ठीक है, ITP का ये आ गया सिनेरियो, तो ITP में प्लेटलेट्स के मुताबिक डिसीजन लेना है, तो आप फटाफट कार्ड्स पढ़ लें। और ये ना सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा, बल्कि इसमें कुछ चेंज भी होता है तो यू विल बी एबल मैडम ये टू कार्ड्स चूज। आप साथ के साथ शेयर करेंगे पेपर वाइज? हाँ, मैं हर पेपर में 3-4 नए कार्ड्स होंगे जो कि पेपर रिलेटेड बनाए जाएंगे एंड दे विल बी शेयर्ड इनटू योर लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आई थिंक कल मैंने एंडो के भेजे थे, मैंने एंडो के भी कुछ और भी बनाए हैं, मतलब मुझे याद ही आ गया, मैं आपको क्विकली वो करा दूं। मैडम अभी जो पेपर सामने चल रहा है, अभी हम ये वाला सॉल्व करेंगे अभी हम? हाँ जी, आज हम 24 का करेंगे। ठीक है डॉक्टर हीरा, 25 वाला आप ये आज ही करेंगे? नहीं 25 वाला हम बाद में, नेक्स्ट 6 दिसंबर को करेंगे। मैडम आपके लॉन्ग कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर ना डेली प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होते थे, तो इस कोर्स के अंदर भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या डेली लाइव हुआ करेगा? ये अब अच्छी बात की है आपने। इसमें जो नया पूल है ना, जैसे ये ट्रिकी पेपर्स हैं, ये लाइव भी मेरा दिल है कि ये हो, लेकिन कुछ पेपर्स जब आप ये 10-15 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा ये आसान हो गया ना, तो फिर रिकॉर्डेड आ जाएंगे। इट्स अप टू यू। इंटरेक्टिव सेशन लंबे हो जाते हैं, मुझे ये डर है कि आपका टाइम वेस्ट होता है फिर, मतलब जो बात मैं 15 मिनट में बता सकती हूँ वो 1 घंटा ले जाती है। अगर आपने कल मेरे एंडोमेट्रियोसिस का लेक्चर सुना हो तो वो 15 मिनट का है बस। अगर कोई आपको पढ़ाता है तो वो 2 घंटे 3 घंटे तो जरूर लेगा पढ़ाने में, यही होगा ना। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़ा मैं अच्छा था चाहती हूँ, वैसे हाँ तो कंपोज। मेरा दिल यही होता है कि बच्चों का टाइम बच जाए और एग्जाम में जो आना है वो कवर कर लें बस। तो जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं वो इसलिए थोड़े कम टाइम के होते हैं। अब एक पेपर आपको 6 घंटे का मिले तो वो जाती है ना, एक पेपर अगर 1.5 घंटे में आप कवर कर लो तो वो फिर बेहतर है। चलिए आप मुझे 5 मिनट की ब्रेक दे दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं पेपर, ठीक है? ओके।